डोडो टीवी। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो। पापा, हम इतना अच्छा शहर छोड़ के गांव क्यों जा रहे हैं? बेटा, मम्मी पापा का ट्रांसफर हो गया है ना मौजपुर में, बताया था। अब हम तीनों यहीं रहेंगे। कितना सुंदर गांव है ना ये, बहुत मजा आएगा यहाँ रहने में। हाँ, गांव का नाम ही मौजपुर है तो मौज तो होगी ही। अरे मारा सरकार, आप आए बाहर आई। अरे बाहर नहीं, बाहर कंजर आदमी। डार्लिंग, आई लव यू। सुंदर, गाड़ी से सामान निकाल लो सारा और कुछ बढ़िया खाने का इंतजाम करो, बड़ी भूख लगी है। कितना बड़ा घर है, वाव। पुराना भी है, शायद बहुत दिनों से कोई आया नहीं है यहाँ। बस एक कोई बात हम कहेंगे कि स्टोर रूम में ना जाए कोई भी, शापित है वो, उको ना खुली कभी। अक चुम्मा तू हमका उतार दई दे और बदले में नींबू अचार लाई ले। चाहिए नींबुआ का अचार। अरे क्या हुआ सुंदर? कछु नहीं सरकार, चूहा चढ़ गया था पैर पे। चूहे से डर गया। जल्दी चलो, लेट हो रहे हैं। हाँ, चल रही हूँ। रूही को बाय तो बोल देती हूँ। रूही बेटा, कहाँ हो तुम? रात इतनी तेज आंधी आई, सब बिखर गया, पूरा घर कबाड़ बन गया है। सुंदर, घर ठीक से साफ करना। बाय मम्मी, बाय पापा। हे मेरे कृष्ण कन्हैया, ये मनहूस गुड़िया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सती लोक उजागर। मना किए थे आपको स्टोर रूम में जाने से। मना किए थे आपको स्टोर रूम में
जाने का। अब कोई ना बची, सब मारी जाए। भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। क्या अजीब लोग हैं। अच्छा चलो अब लेट हो रहे हैं। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर रोटी अचार की। अरे आ रही हूँ बाबा। एक तो पूरा घर साफ किया आकर, इतनी थकान हो गई है क्या बताऊं। रूही चलो खाना खाओ, डॉल को अलग रख दो। जब से आई हो बस इसी में लगी हुई हो, सच में मनहूस है ये। रूही मना किए थे मत जाई स्टोर रूम में अंदर, एक ना सुनी हमरी। रूही बेटा उठो। आजा मेरा बच्चा, चली यहाँ से बेटा, अब कबहू वापस ना आई यहाँ।
हाँ हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ। तुम कहीं जाना मत, वहीं रहना, बस 10 मिनट में पहुँच गया मैं। चाबी कहाँ है? चाबी कहाँ है? कान में डाली हो क्या चाबी? अब कैसे जाएं? लीजिए, ये रही चाबी। अरे सुनिए, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? मयंक बिना कुछ बोले गाड़ी लेकर चला जाता है। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि ये आदमी मरा कैसे। ना तो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और ना ही कोई क्लू नजर आ रहा है। फिलहाल बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इसके घर जाकर कुछ पता करते हैं। इधर दरोगा और हवलदार मयंक के घर जाकर उसकी पत्नी सुनीता को मयंक की मौत की जानकारी देते हैं। मैडम, आपको किसी पर कोई शक? आखिरी बार कुछ बताया आपके पति ने? मुझे नहीं पता, किसी का फोन आया और फिर वो चले गए। बोला आकर बताएंगे और फिर ठीक है, हम पता लगाने की कोशिश करते हैं। साहूपुर गांव में हुई ये घटना एक्सीडेंट थी, कोई साजिश या कुछ और, ये कोई भी समझ नहीं पा रहा था। पुलिस अपनी जांच में लगी थी और सुनीता अपने पति को खो चुकी थी। मयंक की मौत के पीछे की कहानी अभी कोई नहीं जानता था और वो सब इस बात से भी अनजान थे कि ये सिर्फ शुरुआत है और आहट है उसके आने की। हेलो, कौन? दूसरी तरफ से लड़के की आवाज आती है। मैं वो जिसके सपने तुम रोज देखते हो, मैं वो जो तुम्हारे दिल की तन्हाई और तुम्हारी रातों के अकेलेपन को दूर कर सकती हूँ। मुझसे मिलना चाहते हो तो तुरंत चले आओ। मैं आ रहा हूँ। जिसकी आवाज इतनी खूबसूरत हो, उसे देखने के लिए तो मैं बेताब हुआ जा रहा हूँ। अमित बाइक स्टार्ट करता है और चला जाता है। ये हादसा भी उस दिन हुए हादसे जैसा ही लगता है। लाश की हालत भी उस दिन की तरह खराब की हुई है। दया, कुछ तो गड़बड़ है। अमित की बूढ़ी माँ को जब अमित की मौत की खबर दी जाती है तो उससे भी पुलिस को यही पता चलता है कि अमित किसी का कॉल आने के बाद घर से बाहर गया था। अब ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगती है कि वहाँ इस तरह से आदमियों की मौतें हो रही हैं और इन मौतों का फोन पर आने वाले कॉल से कोई कनेक्शन है। कुछ पता चला? दरोगा साहब, आप कुछ समझ रहे हो? मरने वाले दोनों आदमी थे और दोनों को ही कॉल आया था। हो ना हो, ये केसेस आपस में जुड़े हुए हैं। हो सकता है, चलो मैं देखता हूँ। कुछ और पता चले तो बताना। अगले दिन प्रेम के टेलीफोन पर कोई कॉल आता है और कॉल पर बात करने के बाद वो घर से निकलने लगता है कि तभी अचानक वो रुक जाता है। नहीं, मुझे नहीं जाना चाहिए। ये कुछ गड़बड़ है। ये जो आजकल यहाँ हो रहा है वैसे ही कॉल है। मैं नहीं जाऊंगा। किसकी कॉल थी? प्रीति, किसी का टेलीफोन पर कॉल आया था और उसने फोन पर कहा कि पिताजी का हरिद्वार में एक्सीडेंट हो गया है और वो बहुत सीरियस हैं। वो मुझे आखिरी बार देखना चाहते हैं। तो तुम वेट किसका कर रहे हो? चलो हम चलते हैं अभी। नहीं, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। तुम तो जानती हो आजकल यहाँ क्या हो रहा है। मैं नहीं जाऊंगा। मैं अम्मा को फोन कर पूछता हूँ। फोन करने पर प्रेम को पता चलता है कि उधर सब ठीक है और ऐसा कुछ नहीं हुआ है। चलो सोने चलते हैं। ये कोई फर्जीवाड़ा चल रहा है। अच्छा हुआ मैं समझ गया और हम इसमें नहीं फंसे। फिर दोनों सोने चले जाते हैं। आधी रात हो चुकी थी। उसके टेलीफोन पर फिर से घंटी बजती है। प्रेम की आंखें खुलती हैं। घंटी की आवाज सुनकर वो डर सा जाता है। कुछ देर तक घंटी बजकर बंद हो जाती है। ताकि किसी का कॉल न आए, वो टेलीफोन का रिसीवर उठाकर साइड में रख देता है और सो जाता है। थोड़ी देर बाद रिसीवर में से कुछ धुआं सा निकलने लगता है और उनके पास आकर रुक जाता है। किसी के हंसने की आवाज आने लगती है। ये आवाज सुनकर उन दोनों की आंखें खुल जाती है और उस धुएं में से एक चुड़ैल बाहर आती है। बहुत होशियार समझता है तू खुद को। क्या लगा तुझे
तू नहीं आएगा तो बच जाएगा। ज्यादा होशियार बन रहा था। अगर तू मेरे बुलाने पर आ जाता तो अकेला तू मरता, लेकिन अब तो तेरी बीवी, तेरा बच्चा सब मरेंगे। कितने दिनों से साहोपुर में ही हूँ और मैं अपनी भूख मिटा रही हूँ। ऐसे ही लड़कों को झूठे फोन कर अपने पास बुलाती हूँ, पर तू तो आया ही नहीं। चल, मैं आ गई, अब तू मरेगा। ऐसा कहते ही चुड़ैल प्रेम को गर्दन से पकड़कर हवा में उठा देती है। प्लीज इन्हें छोड़ दो इन्हें। नहीं, अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। भगवान के लिए छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। क्यों प्रेम, मैंने भी तुम लोगों से ऐसे ही भीख मांगी थी, लेकिन तुम लोग नहीं माने। याद करो। पूजा, तुम? हाँ पूजा, वही पूजा जिसको तुम लोग फोन करके तंग किया करते थे। क्या बोलते थे? हमारा अकेलापन दूर कर दो। मैं तुमसे भीख मांगती थी कि मुझे फोन मत किया करो। तुम लोगों से तंग होकर मैंने अपनी जान दे दी। वो दो तो मर गए, अब तेरा नंबर है। प्रीति चुड़ैल को रोकने के लिए उसके पास आती है। चुड़ैल प्रीति को जोर से धक्का देती है और वो दूर जाकर गिरती है। प्रीति मंदिर के पास गिरती है। इधर चुड़ैल प्रेम को पकड़े हुए है। तू तो गया अब। वैसे तो मैं सिर्फ लड़कों को ही अपना शिकार बना रही हूँ, पर सोच रही हूँ तेरे घर आई हूँ तो फैमिली पार्टी ही कर लूँ। चुड़ैल प्रेम को मारने वाली ही होती है कि तभी प्रीति मंदिर से गंगा जल लाकर चुड़ैल पर छिड़क देती है। अरे ये क्या डाल दिया मेरे ऊपर? अरे मैं जल रही हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहते हुए चुड़ैल जलने लगती है और वहाँ से गायब हो जाती है। प्रेम अपने किए पर शर्मिंदा था और प्रीति से वो अपनी इस हरकत के लिए माफी भी मांगता है। इस घटना को हुए कुछ दिन बीत जाते हैं और सब कुछ सामान्य हो जाता है, लेकिन अचानक एक दिन फोन की घंटी बजती है। अगर अपना अकेलापन दूर करना चाहते हो, अपनी रातों को रंगीन बनाना चाहते हो, तो चले आओ मेरे पास, चले आओ। दरवाजे की घंटी बजती है। रामदास दरवाजा खोलते हैं। अरे यहाँ तो कौनू नहीं है, फिर बैल किसने बजाई? और ये फूलों गुलदस्ता किसका है? उठा के देखा थे। रामदास फूल का गुलदस्ता उठाते हैं और गुलदस्ता हाथ में लिए एक तरफ चलने लगते हैं। पीछे से उनकी बहू और पोता आवाज लगाता है। पापा जी कहाँ जा रहे हैं? दादू दादू रुकिए दादू। पर वो रुकते नहीं है और एक तरफ चलते ही जाते हैं। उनका बहू और पोता कुछ दूर उनके पीछे भागते हैं, पर उनका ज्यादा दूर तक पीछा नहीं कर पाते हैं और वो गायब हो जाते हैं। माधोपुर गांव में ये घटना आज पहली बार नहीं हुई थी, बल्कि पिछले कुछ दिनों से इस गांव में लगभग हर रोज ही ऐसा कुछ ना कुछ हो रहा था। गांव के बुजुर्ग इसी तरह गायब होते जा रहे थे। पहले तो किसी को कुछ समझ नहीं आया, और अब गांव के लोग इस बात को समझ गए थे कि दरवाजे पर कोई एक गुलदस्ता आता है, और फिर बुजुर्ग व्यक्ति उस गुलदस्ते को जैसे ही उठाते हैं, वो उसके पीछे न जाने कहां चले जाते हैं। पर इस गुलदस्ते का राज क्या है, ये गांव वाले समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए अब उन्होंने तय किया है कि वो इस राज का पता लगा कर ही रहेंगे। अबे कल भाई चाचा को भी गुलदस्ता मिला, वो भी न जाने कहां चले गए बे। अब इसी तरह गांव बूढ़े लोग न जाने कहां गायब हो रहे बे। हमको उन्हें ढूंढना पड़ेगा, वो जानना पड़ेगा कि आखिर ये सब के पीछे बात क्या है भैया। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, कुछ तो बात है, वरना इस तरह से इतने कम दिनों में हमारे गांव के इतने बुजुर्ग कहाँ चले गए। हम पता करके ही रहेंगे आखिर वजह क्या है। हम सबको चौकन्ना रहना होगा,
हम एक काम करते हैं, गांव में जो थोड़े बुजुर्ग बचे हैं उन्हें पंचायत भवन में ले आते हैं और फिर आसपास छिपकर हम देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। गांव के बाकी लोग भी हाँ में सर हिलाते हैं और सब अपने प्लान को पूरा करने में लग जाते हैं। गांव के बचे हुए बुजुर्ग पंचायत भवन में आ जाते हैं और बाकी सब लोग इधर उधर छिप कर देखते हैं कि अब होगा क्या। सुबह से शाम हो जाती है पर आज कोई गुलदस्ता नहीं आता है। तभी अंबरनाथ को प्यास लगती है और पानी पीने पंचायत भवन के सामने के नल पर वो आते हैं और वहां उन्हें एक गुलदस्ता दिखता है। गुलदस्ता उठाकर वो भी एक तरफ चलने लगते हैं। अबे वो देखो, अंबर काका कहीं जा रहे हैं, उनके हाथ में गुलदस्ता भी है। चलो सब तरफ से उनका पीछा करते हैं बे। सभी लोग ऐसा ही करते हैं। कुछ दूर जाकर सब जो देखते हैं उससे वो हैरान हो जाते हैं। अंबरनाथ जी एक पुरानी हवेली की तरफ जाते हैं और फिर उस हवेली में जाकर वो गायब हो जाते हैं और कुछ देर बाद वो हवेली खुद भी गायब हो जाती है। अरे ये कौन सी हवेली थी? कहाँ से आई और कहाँ चली गई? ये तो कुछ चक्कर लगता है। अब यहाँ कोई भूत भूत का चक्कर लग रहा है बे। अब इससे हमको बस एक ही आदमी बचा सकता है, दिव्य दृष्टि वाले बाबा। वो लोग दिव्य दृष्टि वाले बाबा के पास पहुंचते हैं। तुम्हें आता देख जान लिया है। हमने तुम्हारे आने का कारण। समस्या मुश्किल है पर हम करेंगे निवारण। वो एक चुड़ैल है जो जवान रहना चाहती है, इसीलिए 2 दिन बाद आने वाली अमावस्या को इन सभी बुजुर्गों की बलि देना चाहती है ताकि वो हमेशा जवान और खूबसूरत रहे। बहुत ही खतरनाक है वो चुड़ैल, पर चिंता ना करो, हम हैं। हम करेंगे तुम्हारी परेशानी को दूर। चलो वहां चलो जहां तुम लोगों ने वो हवेली देखी थी। बाबा के साथ सभी लोग उस जगह पर पहुंचते हैं। अभी उस हवेली को यहां लाता हूं। मैं मंत्र पढ़ते हुए इस जादुई राख से यहाँ चारों तरफ घेरा बनाऊंगा। बाबा ऐसा ही करते हैं और एकदम धमाके से वहां हवेली आ जाती है और एक चुड़ैल थी। बाबा क्यों लाया है तू इन लोगों को यहाँ? क्या करना है तुझे? मैं जानती हूँ कि तुझे मेरा मकसद पता है, फिर तू क्यों उसे पूरा नहीं होने दे रहा? मैं कह देती हूँ, मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अभी तो बात सिर्फ इन बूढ़ों की है, पर अगर मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ तो एक भी इंसान दिखाई नहीं देगा इस गांव में। ऐसा कुछ नहीं होगा। अब जो भी होगा तेरे साथ होगा। तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगा बाबा। ले ये ले संभल। ऐसा कहकर चुड़ैल बाबा की तरफ अपनी शक्ति से वार करती है। बाबा बेहोश हो जाते हैं और फिर वो चुड़ैल और हवेली गायब हो जाती है। सब लोग बाबा को लेकर वहां से जाते हैं। बाबा को अगली शाम को होश आता है। चुड़ैल चुड़ैल छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। मैं यहाँ कैसे आया? वो हवेली, वो चुड़ैल कहाँ गई? गांव वाले बाबा को सारी बात बताते हैं। कोई बात नहीं, अगर कल वो चालाक चुड़ैल जीत गई तो क्या हुआ? आज तो उसे मरना ही होगा और किसी भी हालत में मुझे आज ये काम करना ही होगा, क्योंकि कल अमावस की रात है और जो भी करना है वो आज ही
करना होगा। बाबा गांव वालों के साथ उस जगह पर पहुंचते हैं और एक बार फिर से चुड़ैल को उसी तरह बुलाते हैं। तू नहीं मानेगा बाबा, कल तो तू सिर्फ बेहोश हुआ था, पर आज तुझे मरना ही होगा क्योंकि तू मेरे रास्ते में आ रहा है। मरूंगा मैं नहीं, मरेगी तू तो अब। बाबा अपनी शक्ति से चुड़ैल की तरफ एक चाकू फेंकते हैं। चुड़ैल चाकू को हाथ में ले लेती है और उसे हवा में घुमाकर गायब कर देती है। चुड़ैल अब बाबा की तरफ अपनी शक्ति से एक चाल फेंकती है जिसे बाबा अपनी शक्ति से काट देते हैं। लगता है तुझे मारने के लिए मुझे अपने सबसे ताकतवर अस्त्र का इस्तेमाल करना होगा। ऐसा कहकर बाबा कुछ मंत्र पढ़ते हैं और उनके हाथ में एक तलवार आ जाती है जिसे बाबा चुड़ैल की ओर फेंकते हैं और चुड़ैल मर जाती है। चुड़ैल के मरते ही उस हवेली में से सारे बुजुर्ग भी बाहर आ जाते हैं। सब बाबा का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और वहां से चले जाते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं।